7 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगजिंग जब हानडान को सियोपोर कर वापस आती है तो सब नोटिस करती है कि जिंगजिंग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो अपनी खुश की रीज़न जिंगजिंग किसी को भी बताता नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। तो अभी वो सोचने लगती है कि क्या जिंगजिंग ने हानडान को प्रपोज कर लिया और हानडान ने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए जिंगजिंग की रूम के पास जाती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि वो इसके बारे में जिंगजिंग से कैसी बात करेगी कि जिंगजिंग को उसके ऊपर डाउट भी नहीं होगा और उसे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और दूसरी तरह जिंगजिंग अपने रूम पर होती है और वो सोच रही होती है कि जब वो हानडान को छोड़ने के लिए गया होती है तो हानडान ने उसे बोला था कि तुम्हें भी एक दिन तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारी मिस्टर राइट मिल जाएगा, और वो जिंगजिंग की भी शूलेस बांध लिया होती है। तभी हानडान के पास एक डिनर की इन्विटेशन आती है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि तुम वहाँ पर अपनी पार्टनर के साथ ही जा सकते हो। तो जिंगजिंग उसे बोलती है कि मैं वहाँ पर आपके साथ चल सकती हूँ, और ये बात हानडान भी मान लिया होती है। और इस बात पर तो जिंगजिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि अगर वो हानडान के साथ उसी डिनर पर चलेगी तो सब लोगों को ऐसा लगेगा कि वो हानडान की गर्लफ्रेंड है। तो भी उसके रूम पर वो आ जाती है और वो जैसे ही जिंगजिंग से बात करती है तो उसे सारी बात पता चल जाती है। जब जिंगजिंग उसे एक दिन का छुट्टी मांगती है और वो को बताती है कि आज मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि हानडान भी मुझे पसंद करती है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो उस पार्टी में मुझे कभी भी लेकर नहीं जाता। लेकिन वो उससे बोलती है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा तो जिंगजिंग उसे बोलती है कि मैं कैसे भी करके उस दिन छुट्टी लेकर रहूँगा, नहीं तो मैं सिर्फ लीव लूँगा बोलकर गो को उसकी रूम से निकाल देती है। और दूसरी तरह आइमी और सियातो एक साथ बैठे हुई होती है, जहाँ पर कि सियातो हिम्मत कर आइमी को बताती है कि उस दिन मैं जो फ्लावर लेकर आया था वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो मेरी बॉस के लिए था। तो आइमी उसे बोलती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझे ये कंफर्म नहीं कर देती हो कि तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते हो। तो साउतो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ये सुनकर तो आइमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जाकर जैसे ही साउतो आइमी को किस करने वाला होती है तो तभी उसकी फोन की रिंग बजती है और उसे कॉल करने वाला और कोई नहीं वो होती है। और उसे वो जल्दी बोलती है कि तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ। और साउतो गो के पास जाने से पहले तो आइमी को किस करती है और वो गो के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वो उसके सामने एक केस रखती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि एक लड़की को पसंद करती है, लेकिन वो लड़की और एक लड़का को पसंद करती है। तो मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए ताकि वो उस लड़की को अपना बना सके। लेकिन साव तो उसकी बात को समझ जाती है और वो गो को बोलती है कि मेरी जानने में आपका इतना करीब दोस्त कोई भी नहीं है, इसका मतलब आपका दोस्त और कोई नहीं है, वो आप ही है। और आप जिंगजिंग को पसंद करते हो और जिंगजिंग हानडान को पसंद करती है। और वो गो को बोलती है कि आप जिंगजिंग की हर पसंद को जानने की कोशिश करो और उसे दिखाओ कि आप कितना स्वीट हो और आप में भी अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ है। और उसके बाद वो इसी के बारे में सोच रही होती है कि जिंगजिंग को किस काम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगती है। तो वहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि उस दिन जिंगजिंग ने जिस कल्चर को तोड़ दिया था उसे बनाने वाला और कोई नहीं वो है। और उसके बाद वो को पता होती है कि जिंगजिंग को मार्शल आर्ट पसंद होती है, इसलिए उसे लेकर एक फाइटिंग क्लब में जाती है, जो कि जिंगजिंग को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन बॉस की ऑर्डर होती है इसलिए जिंगजिंग कुछ भी बोल नहीं पाता, जहाँ पर कि कुछ उसे जैसे ही बताती जाती है जिंगजिंग गो के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करती है। लेकिन गो को तो खुद की बचाना नहीं आता, इसलिए जिंगजिंग तो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। और ऐसे भी जिंगजिंग को गो के ऊपर गुस्सा होती है, इसलिए वो अपनी सारी गुस्सा गो के ऊपर निकाल रही होती है। और गो तो एक बार भी जिंगजिंग की बाहर से बच नहीं पाता और जिंगजिंग तो पूरी तरह से गो को पीट देती है। और उसके बाद वो घर पर होती है और उसके पास जितने भी गुस्सा होती है वो सारी गुस्सा साउते के ऊपर निकाल रही होती है कि तुमने मुझे ऐसी आइडिया क्यों दी जिस वजह से जिंगजिंग ने मुझे पीट दिया। और उसे चियार बना लिया होती है। तो साउतो उसे बोलती है कि मैंने तो आपको ये नहीं बोला था कि आप जिंगजिंग के साथ फ्लाइट क्लब में जाओ और उसके साथ लड़ाई करो और उससे मार खा जाओ। लेकिन वो तो साउतो की कोई बात नहीं सुनता और वो जितनी गुस्से में होती है वो अपनी सारी गुस्सा साउतो के ऊपर निकाल रही होती है। और वो जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि जिंगजिंग टीवी देख रही है और जिंगजिंग न्यूज़ पर देखती है कि आज मीटियोर शावर होने वाली है, जो कि देखना जिंगजिंग का एक सपना था।
लेकिन जिंग जिंग ये मीटर सा और हानडान के साथ देखना चाहती थी। और ये बात जैसे ही वो सुनती है तो उसकी मूड ही ऑफ हो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि अगर वो जिंग जिंग के साथ मीटर सावर देखेगा तो वो जिंग जिंग को इम्प्रेस कर सकती है। इसलिए वो जिंग जिंग को बोलती है कि आज तुम मेरे साथ एक प्लेस पर चलना, लेकिन कहाँ पर जाना है वो इसके बारे में जिंग जिंग को कुछ ही बताया नहीं होती है। और उसके बाद वो जाकर एक टेलीस्कोप की इंतजाम करती है और वो अच्छी तरह से रेडी होकर जिंग जिंग के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें कहाँ पर आनी है। और उसके बाद वो जाकर टेलीस्कोप को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करती है ताकि वहाँ से वो दोनों बैठकर मीटर सार को बहुत ही अच्छी तरह से देख सके। और वहीं पर बैठकर जिंग जिंग की इंतजाम करने लगती है। तो अभी उसके पास कोई एक लड़की आती है जो देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब उसकी चेहरा देखती है तो उसकी मुँह उतर जाती है, क्योंकि उसके पास एक लड़की आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो तो उसे अपनी मुँह भी नहीं लगाता। तो अभी वो साउथ को कॉल करती है और उसे एक रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए बोलती है और उसे कुछ स्पेशल भी करने के लिए बोलती है। और जिस टाइम पर साउथ उस रेस्टोरेंट को बुक कर रही होती है तो उस टाइम पर आईमी उसे कॉल करती है और उसकी बात सुनती है तो उसे ऐसा लगती है कि साउथ उसके लिए एक सरप्राइज डिनर अरेंज कर रही है। और उस टाइम पर आईमी के पास जिनसी भी होती है तो वो सारी बातें जिनसी को बता देती है। और दूसरी तरह वो 2 घंटे से जिनसी का वहीं पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन जिनसी तो नहीं आता। उस टाइम पर वहीं पर बारिश होती है, इसलिए वो भागते हुए जिनसी के पास जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं आई। तो जिनसी बताई थी कि बाहर मौसम खराब था इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं आई। तो भी वहाँ पर साउथो भी आ जाती है तो सबको पता चल जाती है कि आईमी की बॉयफ्रेंड साउथो है और साउथो की बॉस गू है। और उसके बाद वो चारों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है डिनर करने पर, जहाँ पर की गू की कहने पर साउथो ने टेबल बुक की थी। और यहाँ पर जिनसी और आईमी को ऐसा लग रही होती है कि साउथो आईमी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए साउथो ये सारी चीज़ें कर रही होती है। तो अभी जिनसी और आईमी के लिए उनकी केक आ जाती है तो वो दोनों अपनी अपनी फेवरेट देखकर अपनी केक बदल लेती है, जहाँ पर कि आईमी को केक पर से एक नेकलेस मिलती है और आईमी को ऐसा लगती है कि ये साउथो ने उसके लिए रखा होती है, जो देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन साउथो तो पूरी तरह से घबराई हुआ होती है और वो घबराते हुए जाकर आईमी को ये नेकलेस पहना देती है, क्योंकि वो नेकलेस वो जिनसी के लिए रखा होती है। और ये सारी चीज़ें जिनसी भी देख रही होती है और वो जिनसी बोलती है कि शायद कोई मेरे लिए ऐसा करता। और उसके बाद जिनसी और गू जा रही होती है तो जिनसी आईमी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो गू को बोलती है कि कल भी मेरे लिए एक स्पेशल डे है, कल मैं हानडान के साथ डिनर पार्टी पर चल रही हूँ, इसलिए मुझे सुबह उठकर उसके लिए पूरी तरह से रेडी होना होगा। जिंग जिंग जब घर पर आती है तो वो अपने घर पर एक टेलीस्कोप देखती है तो उसके बारे में अपनी मॉम को पूछती है। तो उसकी मॉम उसे बताई थी कि ये गू ने पार्क पर मंगाया था, लेकिन कोई आकर उसे यहीं पर छोड़कर चली गई। तो जिनसी समझ जाती है कि ये गू ने उसके साथ मेट्रो शावर देखने के लिए मंगाया था। और जैसे ही गू घर पर आती है तो जिनसी उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन गू तो एरोगेंट था इसलिए वो जिनसी को कुछ भी बोलता नहीं है और वो अपने रूम पर चली जाती है। और जैसे ही अगली सुबह वो उठती है तो देखती है कि उसकी बेड के सामने 2 पाई और चाय रखी हुई था, क्योंकि उसने कल रात को पी की थी। और यहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो जिनसी के पास जाती है तो देखती है कि जिनसी तो पार्टी पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रही है, जो देखकर उसकी मुँह ही उतर जाती है। और वो जिनसी को और एक बार रोहन करती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो वो तुम्हें प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे देखा है, वो तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती है जिस नज़र से तुम उसे देखते हो। लेकिन जिनसी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे यहाँ से भगा देती है। और उसके बाद वो साउथ को कॉल करती है और उसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड कैसे भी करके उसे अरेंज करने के लिए बोलती है। और ये बातें मिस बेबी सुन लिया होती है, इसीलिए वो साउथ को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अरेंज कर लूँगा। और उसके बाद जिनसी हानडान के साथ खुशी खुशी उसी पार्टी पर पहुँच जाती है। और यहाँ पर तो जिनसी एक ही सपना देख रही होती है कि वो कैसे
हांडान की गर्लफ्रेंड बनेगी। और उसी पार्टी में गो भी पहुंच गया होती है, वो भी मिस पे के साथ। और जैसे ही गो जिनसी को हांडान के साथ इतना खुश देखती है तो उसकी मुँह ही उतर जाती है, जो बात की मिस पे समझ जाती है और उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, क्योंकि वो गो के लिए फीलिंग्स रखती है। और जिनसी तो हांडान के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो अभी कुछ लोग हांडान के पास आती है और उसे बोलती है कि हमारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन हांडान उनकी गलतफहमी को दूर कर देती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरे लिए तो एक छोटी बहन की तरह है, ये मेरे लिए गर्लफ्रेंड से ही बड़ी है, ये मेरी फैमिली है। और ये सुनकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तो भी वहाँ पर गो पहुँच जाती है उसकी रेस्क्यू करने के लिए और वो बोलती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उसे परस्यू कर रही हूँ। और यहाँ पर जिनसी को ऐसा लगता है कि वो उसे यहाँ पर एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए आई है। लेकिन वो तो यहाँ पर अपनी दिल की बात जिनसी को बता रही होती है, लेकिन जिनसी तो उसकी कोई बात को समझ नहीं पाता। और उसके बाद वो जिनसी को डांस के लिए पूछती है और उसे डांस करने के लिए लेकर चली जाती है। लेकिन जिनसी को डांस नहीं आती है तो वो उसे बोलती है कि तुम किसी के ऊपर ध्यान मत दो, तुम अभी मेरी पार्टनर हो, इसलिए तुम सिर्फ मेरे ऊपर ही ध्यान दो। और वो दोनों ही पर डांस करने लगती है। और जैसे ही मिस पे उन दोनों को देखती है तो उसे भी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए वो हांडान को जाकर डांस के लिए पूछती है और वो दोनों डांस करने के लिए जाती है। तो वो हांडान को बोलती है कि कोई भी जिनसी को देखकर बोल देगा कि वो तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं समझता, उसे बड़ा समझती है, तो तुमने उसके दिल क्यों तोड़ा। लेकिन हांडान उसे कुछ भी बोलता नहीं है। और उसके बाद वो उससे बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम सच में जिनसी को पसंद करते हो तो तभी उसके करीब जाना और उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना। तो वो उसे बोलती है कि तुमने अभी अभी उसे हर्ट किया है, और जब मैं उसे पसंद करती हूँ तो मैं किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। और दूसरी तरह जैसे ही पार्टी खत्म होती है और मिस वे बाहर आती है तो देखती है कि उसकी कार दोनों कार के बीच में फंस गई है और वो बाहर नहीं आ सकती। तो भी उसी रास्ते में हांडान भी जा रही होती है तो हांडान मिस वे को लिफ्ट दे देती है। और दूसरी तरह पार्टी की वजह से जिनसी का पूरी तरह से मूड ऑफ होती है, इसलिए वो कुछ टाइम तक अकेले रहना चाहती है। तो अभी उसके पास गो आती है तो उसे बोलती है कि मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन गो उसे ऐसी कैसे अकेला छोड़ सकती थी, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए वो अपने जैकेट निकाल कर जिनसी को उड़ा देती है। जो बातें जिनसी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगती है, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा रूड था लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कैरिंग बनता ही जा रही होती है। और दूसरी तरह मिस पे और हांडान के साथ जा रही होती है तो मिस पे बोलते हैं कि ग्रैंडफादर कभी भी गो और जिंग की शादी की अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी बहू को चूज कर चुके हैं। तो हांडान बोलती कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि उन्होंने आपको चूज किया है। और जैसे ही मिस बे की घर के पास पहुंच जाती है तो मिस बे हांडान को अपनी फ़ोन मांगती है। और जैसे ही मिस बे चली जाती है तो हांडान देखती है कि मिस बे ने टैक्सी का किराया दिया है। लेकिन यहाँ पर हांडान ने एक चीज़ नोट कर देती है कि जो कि मिस बे की आईडी है, जो आईडी उसे काफ़ी दिनों से तलाश थी, और वो एक लड़की की आईडी है। और उन दोनों का ख्यालात बहुत ज़्यादा मिलती है। और हांडान उसी लड़की की और पोस्ट पढ़ता रहता था। और दूसरी तरह वो और जिनसी जा रही होती है तो वो देखते है कि मिस्टर हान के पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो कैसे भी करके जिनसी के साथ उन्हें चकमा दे देती है। और वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और जिनसी तो दिन भर कुछ भी खाया नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, इसलिए वहीं पर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। और जैसे उसे चढ़ना स्टार्ट होती है तो वो अपनी रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। और वो को बताने लगती है कि आज सुबह मैंने इतना जल्दी उठा और मैंने इतने अच्छे से मेकअप किया और मैंने इतनी अच्छी तरह से लिपस्टिक लगाया था, लेकिन हांडान को कुछ ही पसंद नहीं आया और वहीं बैठ कर रोने लगती है। तो अभी वो जिनसी का एक फोटो उठा देती है और उसे दिखा देती है कि तुम यहीं पर रियल लग रही हो, लेकिन तुम जब हांडान के सामने प्रिटेंड करती है तो वहाँ पर तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हो। और उसके बाद वो कैसे भी करके जिनसी को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तो जिनसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है, लेकिन जिनसी बोलती है कि मुझे टैक्सी में नहीं जाना है, लेकिन मुझे वॉक करते हुए जाना है। लेकिन वो हील पहना हुआ होती है, इसलिए वो अपने हाथों से उसकी हील उतारती है और यहीं पर फेंक देती है। और वो कैसे भी करके जिनसी को यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन वो जैसे एक पार्क पर पहुँचती है तो जिनसी बोलती है कि मुझे झूला पर खेलनी है, इसलिए वो उसे ले जाकर झूला पर बैठा देती है और वो जाकर उसके लिए स्लीपर लेकर आती है। और वो जैसे उसे स्लीपर
पहनाती है तो गू को बोलती है कि तुम भी मेरे साथ झूला खेलो। लेकिन कुछ टाइम के बाद जिनसी दोबारा से रोने लगती है और जैसे ही गू उसे समझाती है तो जिनसी रोते हुए बोलती है कि तुम मुझे डांट क्यों रही हो। और उसके बाद गू कैसे करके उसे घर लाने लगती है, लेकिन वो अपनी मोहल्ले में इतना शोर करती है कि सारी मोहल्ले को जगा देती है और पूरी मोहल्ले को पता चल जाती है कि आज किसी ने पी है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे उसकी मम्मा संभलती है और उसे ड्रेसअप कर उसके रूम पर छोड़ देती है। लेकिन वो तो बाहर खड़ा हुआ होती है, तभी उसे जिनसी के रूम पर कुछ आवाज आती है तो वो जिनसी के रूम पर जाती है तो देखती है कि जिनसी अपनी मिस्ट्री बॉक्स को ओपन कर रही है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं मिलता, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी वो साउतो को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे ढेर सारा मिस्ट्री बुक चाहिए, इसमें तुम्हारा गर्लफ्रेंड का बिजनेस भी चमक जाएगा और जिनसी भी खुश हो जाएगा। और वो जैसे ही पीछे देखती है तो देखती है कि वहाँ पर तो जिनसी नहीं है। और अगली सुबह जिनसी जब उठती है तो देखती है कि वो तो एक बकेट के अंदर सो रही है। और वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन कल रात को क्या हुआ था उसे तो कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन उससे अजीब बात ये होती है कि वो के रूम पर होती है, जो देखकर जिंग तो बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाती है। 9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग जब नीचे आती है तो उसकी मम उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें पता भी है कि कल रात को तुमने क्या किया था। तो अभी जिंग दिखती है कि गू की ड्रेस पर उसकी लिपस्टिक का निशान है और उसकी मम उसे डांट रही होती है। तो अभी गू से बोलती है कि आंटी आपको इतना गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं अपनी ड्रेस खुद ही धो दूंगा बोलकर वो अपनी शर्ट लेकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिंग जब गू के पास जाती है तो रात में जो भी हुआ था गू उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग को तो कुछ भी याद ही नहीं आता। तो वो उसे बोलती कि तुम्हें पार्टी की तो सारी बातें याद तो है ना, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ और तुम्हें परस्यू भी करना चाहती हूँ। और क्या तुम्हें याद तो है ना कि कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया था और तुम मेरी कबर्ड पर कैसे आई। तभी हमें पता चलती है कि जब वो जिनसी को ढूंढ रही होती है तो उसे जिनसी उसी की कबर्ड पर मिलती है और वो जैसे कि जिनसी को ढूंढ देती है। और जिनसी जैसे ही वो को देखती है तो उसे बोलती है कि मैं एक मिस्ट्री बॉक्स ही गिफ्ट हूँ और क्योंकि तुमने मुझे ढूंढा है इसलिए अब से मैं तुम्हारी हूँ। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं कौन हूँ। तो जिनसी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम गू हो और ऐसे भी मैं तुम्हें अभी किस करूंगा बोलकर वो जाकर गू को किस कर देती है। और वो जैसे ही गू को किस कर देती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जैसे ही बेहोश हो जाती है तो उसकी लिपस्टिक का निशान उसकी शर्ट पर रह जाती है। और एक बार जैसे ही जिनसी को याद आती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। और क्योंकि वो घर पर नहीं रहना चाहता था इसलिए वो बाहर चली जाती है। और जैसे ही बाहर चली जाती है तो सारी मोहल्ले के लोगों से याद दिला देती है कि कल रात को तुमने क्या किया था। और इस बात पर तो जिनसी को और ज़्यादा शर्म आने लगती है। तभी उसे आयमी कॉल कर देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वो ढेर सारी बॉक्स लेकर जिनसी के पास पहुँच जाती है और उसे बताती थी कि ये सारी गू ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है और उसने मेरी शॉप पर भी इन्वेस्ट किया है। तो जिनसी समझ जाती है कि ये सारी चीज़ गू उसी के लिए ही कर रही है, इसलिए वो गू से बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि तुम इसलिए मुझे परस्यू करना चाहती हो क्योंकि तुम मेरे अलावा और किसी को छू नहीं सकती और क्योंकि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी ऑप्शन है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। तो वो उसे समझाने लगती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। लेकिन जिनसी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चली जाती है। और क्योंकि वो और कहीं पर भी नहीं जा सकता था इसलिए वो आयमी की शॉप पर बैठा हुआ होती है। तभी वहाँ पर साउथ उनके लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है तो आयमी जिनसी को ड्रिंक पीने के लिए देती है, लेकिन जिनसी उसे मना कर देती है और उसे आहिस्ते से बताती है कि कल मैं नशे में गू को किस कर दिया। लेकिन ये बातें आयमी की पेट पर नहीं चपती और वो झूठ बता देती है। तो साउथ तो जिनसी को बोलती है कि जैसे ये बात बाहर आ गया तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और उसे बताने लगती है कि तुम्हारे लिए कैसे गू ने फाइटिंग क्लब पर
और गया था और तुमसे कैसे मार खाई थी और तुम्हें मीटर शावर देखना इतना पसंद था कि उसने मीटर शावर देखने के लिए कितना अरेंजमेंट किया था और तुम्हारे लिए वहीं पर तुम्हारे लिए 2 घंटे तक इंतजार करता रहा और आखिर में बारिश में भीग गया। और वो जो डिनर था वो आयमी के लिए नहीं था, असल में वो तुम्हारे लिए था। वो जो नेकलेस था वो भी तुम्हारे लिए था। और एक बार जैसे आयमी को पता चलती है तो वो साउथ के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि ये नेकलेस क्या मेरे लिए नहीं था, तो मैं ये नेकलेस वापस कर देती हूँ। लेकिन साउथ उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मैं बाद में ये नेकलेस उसे खरीद लिया। और एक बार जैसे ही जिनसी को पता चलती है तो वो तो कुछ भी भूल ही नहीं पाता। और क्योंकि वो अपनी फोन घर पर छोड़कर आ गया होती है इसलिए उसकी फोन पर हांडन बार बार कॉल कर रही होती है और घर पर गो होती है इसलिए उसकी कॉल उठाती है। तो हांडन उससे बोलती है कि मैंने जिनसी को जो काम दिया था उसे बोल देना कि वही काम लेकर कल सुबह मेरी ऑफिस में आ जाना और तुम भी उसके साथ आ जाना। और क्योंकि वो जिनसी का पता लगाना चाहता था इसके लिए वो साउथ को कॉल करती है और उसे जिनसी का लोकेशन पूछती है। लेकिन जिनसी तो साउथ को मना करती है कि तुम मेरी लोकेशन के बारे में गो को कुछ भी मत बताना। लेकिन बॉस की ऑर्डर होती है इसलिए साउथ बताती है कि जिनसी आयमी की शॉप पर है, इसलिए वो जल्दी से जिनसी से मिलने के लिए उसकी शॉप की तरह जाना चाहती थी। और यहीं पर आयमी और साउथ की लड़ाई हो रही होती है इसीलिए जिनसी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और जैसे ही बाहर जाती है तो वो उसे टकरा जाती है। तो वो उसे पूछती कि क्या तुम उससे दूर जा रहे हो, लेकिन जिनसी उसे बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी उन दोनों का लड़ाई चल रही है इसलिए मैं जाकर उन दोनों को शांत करती हूँ। और जैसे वो पीछे देखती है तो देखती कि वो दोनों तो किस कर रही है, जो देखकर वो तो शर्मा जाती है और बोलती है कि उनका लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गया। और जैसे ही वो दोनों घर वापस आ रही होती है तो सब लोग उन्हें बोल रही होती है कि तुम दोनों सच में बहुत ही अच्छा कपल हो, जो सुनकर को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही होती है। लेकिन जिनसी को तो शर्म आ रही होती है। और अगले सुबह वो दोनों हांडन की ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है और वो दोनों एलिवेटर का इंतजार कर रही होती है। तो भी वहाँ पर गो की ग्रैंडफादर भी आ जाती है। और जैसे वो अपनी ग्रैंडफादर को देखती है तो वो जिनसी से उसकी स्कार्फ और सनग्लासेस छीन लेती है उसकी दादाजी से बचने के लिए। फिर भी उसकी दादाजी की एक नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। और वो दोनों जैसे ही हांडन के पास पहुंचती है तो वो हांडन को बोलती है कि मैं धूप से बचने के लिए ऐसी तरीके बनाकर आई हूँ। और उसके बाद वो अपनी काम हांडन को दे देती है। तो हांडन उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। और हांडन कॉफ़ी बना रही होती है तो भी जिंगजिंग उसे बात करने के लिए जाती है। और उन दोनों को देखकर गो तो छुप कर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रही होती है। और यहाँ पर जिंगजिंग हांडन को बोलती है कि आप मेरे साथ बचपन से हो और मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं खो दूँ, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो मैं हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको प्यार की नज़र से नहीं देखा है। तो हांडन भी उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, अगर मेरी शादी भी हो जाएगा तो तुम मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहोगे जितना आज हो। और वो जिंगजिंग को बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे जितना भी फाइल दिया है उसमें सारी काम वो ने किया है और ये बातें सोच होती है। और वो क्योंकि उन दोनों की बातें सुन नहीं पा रही होती है इसलिए उनके पास आ जाती है और बोलती है कि मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि कॉपी अब तक रेडी नहीं हुआ है। और उसके बाद हांडन तो उसकी काम के ऊपर इम्प्रेस हो गया होती है कि गु का तो सब्जेक्ट बिजनेस का है, लेकिन उसे लिटरेचर में इतना इम्प्रेस कैसे है। और जैसे उनकी काम खत्म होती है और वो दोनों जा रही होती है तो तभी मिस्टर ही और उनके लोग गु और जिंगजिंग के पीछे पड़ जाती है, इसलिए वो दोनों उनसे छुपने के लिए सीढ़ियों में चली जाती है। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाती है कि अगर उनसे बचना है तो उन्हें छुपना होगा, इसलिए वो दोनों एक लॉकर रूम में चली जाती है छुपने के लिए। और यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब होती है तो वो जिंगजिंग को बोलती है कि उस रात भी तुम मेरी इतना करीब थी और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये सुनकर जिनसी तो शर्मा जाती है और वो गो को बोलती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, बोलकर वो बाहर चली जाती है।
वो दोनों छुपते छुपते उन्हें पता चलती है कि उसी बिल्डिंग में किसी की वेडिंग सेरेमनी हो रही है, इसलिए वो दोनों कपल बनने की एक्टिंग करने लगते हैं। और उसके बाद जिनसी दुल्हन की ड्रेस पर रेडी हुआ होती है और वो दोनों फोटोशूट के बहाने यहाँ से चली जाती है और किसी की भी नज़र तो उनके ऊपर नहीं जाता। और यहाँ पर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, लेकिन वो को तो ये सारी चीज़ें एक सपने की तरह लग रही है, जैसे कि उसकी एक सपना पूरा हो गया। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो जिनसी यहाँ से जल्द जाना चाहता था, लेकिन फोटोग्राफर बोलते कि अगर हम आपकी एक भी फोटो नहीं लेंगे तो बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा। इसलिए जिनसी को ना चाहते हुए भी गुक के साथ अपनी वेडिंग फोटो शूट करना पड़ती है। और यहाँ पर तो गुक बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दूसरी तरह झानरान की उसी बिल्डिंग में मिस बे से मुलाकात होती है और वो जैसे ही नीचे जाती है तो उसे पता चलती है कि उसने अपनी कार की चाबी अपने ऑफिस पर भूल गई थी, इसलिए मिस बे उसे लिफ्ट का ऑफर करती है। तो हांडान उसे बोलती है कि मैं इसके बदले आपको एक ट्रीट दूंगा, ऐसे थैंक्स बोलने के लिए। और दूसरी तरह वो और जिनसी जा रही होती है तो वो तो फोटोशूट के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जिनसी को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए वो को बोलती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया नहीं था वहाँ से निकलने के लिए। और वो दोनों जा रही होती है तो ऐसे भी अपने ग्रैंडफादर के लोगों से वो दोनों पकड़े जाते हैं, जो देखकर जिनसी का तो मुँह उतर जाती है, क्योंकि उसे ऐसे भी गो की ब्राइड बनना पड़ा, फिर भी वो पकड़े गए हैं। और जब आकर गो को पकड़ना चाहते थे तो जिनसी उनकी भर भर को पिटाई करने लगती है, लेकिन जब वहाँ पर गो की ग्रैंडफादर आ जाती है तो उनकी फाइट रुक जाती है। और उनके ग्रैंडफादर उनकी फाइट रुक कर गो के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम घर छोड़कर इसीलिए गई थी ताकि तुम अपना एम्बिशन को पूरा कर सको, लेकिन तुम अब कर क्या रही हो, तुम किसी की घर पर रह रहे हो, वो भी अपनी बॉडीगार्ड के साथ। तो वो आगे से बोलती कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर ये बात आपको यकीन नहीं है तो आप अपने लोगों को बोलकर मुझे यहाँ से उठवा सकते हो। अगर ये बातें न्यूज़ में पता चल गई तो पता तो है ना गो ग्रुप का इमेज क्या होगा। तो आखिरकार ग्रैंडफादर को हार मानना पड़ती है और वो अपने लोगों के साथ यहाँ से चली जाती है ताकि और कोई भी तमाशा ना हो। और इसके बाद जिनसी घर पर होती है तो वो उसके पास जाती है और उसे वेडिंग फोटो दिखाकर बोलती है कि तुम इन फोटो से कुछ फोटो को चूज करो जिसे हम प्रिंट करेंगे, लेकिन आगे से वो बोलती है कि इन फोटो में कुछ फोटो मिसिंग है बोलकर वो जिनसी को किस कर देती है। और आगे से तो जिनसी उसे रोक भी नहीं पाता और वो दोनों जब किस कर रही होती है तो भी वहाँ पर मदर आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है और उन्हें देखकर ऐसी लग रही होती है कि वो गो को पसंद करती है अपने सनी लियोन की तरह। और दूसरी तरह गो तो आज बहुत ज़्यादा खुश होती है उसे किस मिलने के बाद और उसे ऐसा लग रही होती है कि आज उसका एक लकीस्ट डे है। और दूसरी तरह जिनसी को तो खुद ही के ऊपर ही गुस्सा आ रही होती है कि उसने उस टाइम पर गो को रोका क्यों नहीं है और उसे एक मुक्का मारना चाहिए था। और उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि उसके साथ ये हो क्या रही है। और दूसरी तरह आंटी तो ऐसे भी उन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उन दोनों एक दूसरे को ऐसे कैसे किस कर सकते हैं। वो दोनों तो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो सारी बातें अंकल को बता रही होती है, लेकिन अंकल तो उनकी बात सुनने से पहले ही वो तो मस्त से सो रही है। और अगली सुबह घर में जितने भी मेंबर होती है सारी मेंबर का तो ऐसे भी मूड ऑफ होती है और जिनसी को तो ऐसा लग रही होती है कि वो कैसे गो को फेस करेगा। और वो जैसे ही गो को देखती है तो वो सोचने लगती है कि वो जाकर कहीं पर छुप जाए। और उसके बाद अंकल और को नाश्ता लेने के लिए बाहर चली जाती है तो आंटी जिंगजिंग से बात करने के लिए उसे किचन में लेकर जाती है और उसे बोलती है कि कल रात को मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था। तो आगे जिंगजिंग उन्हें बहाना देती है कि वो एक एक्सीडेंट था। तो आंटी उसे बोलती है कि ऐसे भी वो एक अच्छा लड़का है, वो कितना हमारा ध्यान रखती है और तुम्हारा भी कितना ध्यान रखती है और हमें कुकिंग में प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने हमें कितना इक्विपमेंट दिया है। तो आगे से जिंगजिंग उनकी बातों से मुकर
करने की कोशिश करती है और बातों को बदलने की कोशिश भी करती है, लेकिन आखिर में उसके मुंह से ये निकल ही जाती है कि मैंने उससे नहीं, उसने मुझे किस किया था। और दूसरी तरह गु और अंकल मार्केट पर होती है तो गु अंकल को पूछते कि अगर हमें पता लगाना होगा कि कोई लड़की हमें पसंद करती है या नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अंकल उससे ढेर सारा आइडिया देने लगती है। ये सोच कर कि गु मिस बे को पसंद करती है, लेकिन अंकल को तो पता भी नहीं होती है कि गु जिंगजिंग को पसंद करती है। और दूसरी तरह ग्रैंडफादर को गु और जिंगजिंग की पार्टी वाली फोटो मिल जाती है और जिसे देखकर ग्रैंडफादर को लगती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब है, शायद वो कपल बनने वाले हैं। इसलिए मिस बे को बात करने के लिए बुलाती है और उसे प्रैक्टिकल होकर बोलती है कि वो और जिंगजिंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दोनों सिर्फ एम्प्लॉयर है और मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी और गु की जोड़ी बने, लेकिन अब जिंगजिंग तुम्हारी जगह ले रही है, इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए और कैसे भी करके गु को घर वापस लाना चाहिए। और दूसरी तरह गु ये सोच रही होती है कि कैसे भी करके जिंगजिंग को उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए वो इसके बारे में साउतो को पूछती है। तो साउतो बोलती है कि मुझे भी लव के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी मुझे आईमी मुझे और किसी लड़की के साथ देखती है या मैं किसी लड़की के बारे में बात करती हूँ तो आईमी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और लड़कियाँ अगर जेलस हो जाती है तो इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। और ये बातें गुगु काफ़ी हद तक सही लगती है और उसे बोलती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि चाहता है कि मैं इसकी पार्क पर इन्वेस्ट करूं और हम कल उससे मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ हम जिंगजिंग को भी लेकर जाएंगे। और अगले दिन वो तीनों जा रही होती है तो साउतो को ये टास्क मिला होती है कि वो सीआई के बारे में गु के सामने तारीफ करे ताकि जिंगजिंग को जेलस हो। और जैसे ही वो सीआई की तारीफ करती है तो गु भी ऐसी प्रेटेंड करती है कि जैसे कि वो सीआई से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन जिंगजिंग तो उसकी बातों के ऊपर उसे हंसी आ रही होती है। और जैसे ही वो उसकी पार्क पर पहुंच जाती है तो सीआई जाकर गु को गले लगाना चाहता था, लेकिन गु तो जिंगजिंग को बीच में लेकर आ जाती है क्योंकि उसे फूफिया होती है ना, इसलिए। और जैसे ही वो पार्क को देखते हैं और जैसे ही वो अपने काम खत्म करते हैं तो सीआई उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर एक कपल स्पॉट है जहाँ पर कि कपल अपनी हैंड प्रिंट यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं और मैं हमारे लिए एक स्पॉट छोड़ा हूँ। और क्योंकि वो तो जिंगजिंग को जेलस करना चाहता था इसलिए वो जाकर सीआई के साथ वहाँ पर अपने हैंड प्रिंट दे देती है, लेकिन वो देखती है कि जिंसी को तो इस चीज़ से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद जिंसी बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए वो सब यहाँ से लंच करने के लिए चले जाते हैं। सीआई एक बहुत स्पेशल सा लंच रेडी करती है जो कि वो की सारी फेवरेट चीज़ें होती है और सीआई सिर्फ 2 लोगों के लिए ही लंच रेडी किया था और वो लंच उसने खुद ही कुक किया था। तो वो देखती है कि वहाँ पर जिंगजिंग तो चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए वो खुद थोड़ा सा टेस्ट करती है। वो सारी खाना जिंगजिंग को दे देती है और जिंगजिंग इतना भूखा होती है कि वो उन दोनों का ही खाना अकेले ही खा देती है। और जैसे ही खाना खत्म करती है तो सीआई को उसी फ्राइड राइस की रेसिपी मांगती है। तो साई उसे पूछती कि तुम्हें इस खाने की रेसिपी इसीलिए चाहिए क्या तुम गु के लिए बनाना चाहते हो, लेकिन जिंगजिंग उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे इसका रेसिपी इसलिए चाहिए ताकि मेरी डैड मुझे मना सके। और यहाँ पर तो गु का प्लान फेल हो गया होती है, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जिंगजिंग तो उसके ऊपर हंस रही होती है और उसे बोलती है कि ऐसे भी तुम्हें तो कोई भी छू नहीं सकता क्योंकि तुम्हें फूफिया है। और उसके बाद गु का तो सारी गुस्सा साउते के ऊपर निकलती है कि तुम्हारा प्लान दोबारा से फेल हो गया। और उसके बाद गु घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि वो कैसे भी करके जिंगजिंग को अपने के लिए परेशान करेगी, इसलिए वो सोचती है कि वो अपने हाथ को काट देगा, लेकिन अगर अपने हाथ को काट देगा तो वहाँ पर निशान रह जाएगा। लेकिन बाहर बारिश भी नहीं हो रही होती है, इसलिए वो जाकर ठंडी पानी में नहा लेती है। और वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी बाथरूम में जिंगजिंग आ जाती है और उसे पता चल जाती है कि गु ने अभी अभी ठंडी पानी में नहाया है क्योंकि उसने स्ट्रीम यूज नहीं की
थी। और यहाँ पर गो तो जिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या मुझे चोरी छुपे देख रही थी। तो आगे से जिंग उसे बोलती है कि तुम्हें चोरी छुपे कौन देखेगा, तुम्हारे पास तो बैग भी नहीं है। और वो गो की बॉडी का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। और गो को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो जाकर पहले अपनी प्याग की एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसे पहले पता नहीं होती कि लड़कियों को पटाने के लिए प्याग की ज़रूरत है। और उसके बाद वो बिना कमल की सोने लगती है ताकि उसे ठंड लग जाए और वो बीमार हो जाए। और जिंग उसकी केयर करे, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करती है वो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ती। तो अभी उसके लिए साउ तो हीटिंग पैड लेकर आती है और उसे बैक फीवर जाहिर करती है ताकि वो इसके बारे में जिंग को बताए और जिंग उसके लिए फिक्र करे। और वो जाकर जैसे ही जिंग को बताती है और जिंग आकर चेक करती है कि गो को तो सच में हाई फीवर है और वो गो के लिए परेशान हो जाती है। तो गो उसे बोलती कि क्या तुम मेरे लिए उस दिन वाला फ्राइड राइस बना सकती हो जो कि सायू ने बनाया था। तो जिंग तो पहले कभी भी खाना बनाया नहीं होता, फिर भी वो गो के लिए पहली बार खाना बनाने के लिए जाती है और वो बहुत ही प्यार से उसी फ्राइड राइस को बनाने लगती है। और जैसे ही उसकी काम खत्म होती है तो वो फ्राइड राइस को साउतो को देकर गो के पास भेज देती है। और जैसे ही वो खुद का बनाया हुआ फ्राइड राइस को चेक करती है तो उसे पता चलती कि उसने कितना बुरा बनाया था। और दूसरी तरह जब गो ने वो फ्राइड राइस खाती है तो उसे भी तो बहुत ज़्यादा बकवास लगती है, फिर भी जिंग ने उसके लिए प्यार से बनाया होती है, इसलिए वो सारी खाना खा देती है। और उसे देखकर ऐसा लग रही होती है कि ये खाने की वजह से वो सच में बीमार पड़ जाएगा। और दूसरी तरह जिंग जब दवाई खरीद कर वापस आती है तो उसे गो की गाड़ी में एक हीटिंग पैक की रसीद मिलती है। तो वो समझ जाती है कि गो और साउतो मिलकर उसे पागल बना रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में साउतो को बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं। तो साउतो उसे डर के मारे सारी बातें बता देती है। और दूसरी तरह गो को तो सच में फीवर हो गया होती है और जिंग उसके पास आती है तो गुस्से में उसे दवाई देती है खाने के लिए। और क्योंकि गो को सच में फीवर हो गया होती है इसलिए वो दवाई को खा लेती है। तो जिंग जाकर उसे रुकने की कोशिश करती है और उन दोनों की खींचातानी में गो के फोन से एक वीडियो जिंग की मॉम के पास चली जाती है, जो वीडियो की गो कुछ टाइम पहले देख रहा था, जहाँ पर कि जिंग कॉन्फेस कर रहा था कि वो गो की 3 लाख को ऑन करती है। और ये वीडियो जैसे ही उसकी मदर देखती है तो वो गुस्से में जिंग के पास आकर उसे डांटती है और उसे बोलती है कि अच्छा इसलिए गो तुम्हें किस कर रहा था क्योंकि तुम्हें उसकी 3 लाख वापस करनी है, क्या तुम उसे अपने आप को बेच दिए हो। और ये बात जैसे ही उसकी फादर सुनते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो पहले ही गो को गलत समझ रहे होते हैं कि गो मिस बे को पसंद करती है तो मेरी बेटी को किस क्यों कर रहा है। और उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल लेती है और वो गो के पीछे पड़ जाती है और उन दोनों की ऐसे ही लड़ाई हो रही होती है। तो जिंग उनके बीच जाकर उन्हें समझाती है कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर गो का मेरा ऊपर 3 लाख का खर्च है लेकिन मैंने कभी भी खुद को गो को नहीं बेचा है। और यहाँ पर गो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती है कि मैं मिस पे को नहीं, मैं जिंग को पसंद करती हूँ। और यहाँ पर उनका पेरेंट्स तो उन दोनों के ऊपर यकीन नहीं करते, तो उसके बारे में साउतो को पूछती है तो साउतो उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और उसके साथ साथ और भी कुछ बता देती है, जो होती है कि जिंग उस दिन जो स्कल्पचर तोड़ा था उसे बनाने वाला और कोई नहीं वो गो है। ये सुनकर जिंग के साथ साथ उसकी पेरेंट्स तो गो के ऊपर गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद दो तीनों एक साथ डिनर कर रही होती है तो जिंग की मम तो जिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और तुम्हारे ऊपर 3 लाख का कर्जा कर चुके हो, बचपन से तो तुम एक शांत लड़की हो लेकिन तुम जब भी कुछ गलती करती हो तो बड़ा ही करते हो। और यहाँ पर उसके फादर तो कुछ टाइम पहले तलवार चला रहे थे लेकिन वो तो यहाँ पर मस्त से खाना खा रही होती है और वो बोलती है कि ऐसे भी वो हमारी घर का सारी खर्चा उठाती है, वो खाने पीने का भी खर्चा उठाती है और ऐसे भी जिंग का सैलरी आ रही है तो हम गो घर से क्यों निकाले, वो कितना अच्छा लड़का है। और यहाँ पर मदर तो जिंग के ऊपर दोबारा से गुस्सा करने लगती है कि तुम जाकर खाना गो को देकर आ जाओ। और जिंग जैसे ही गो के पास जाती है तो गो उसे बता देती कि मुझे सच में हाई फीवर है इसलिए मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन जिंग को तो दोबारा गो के ऊपर भरोसा
भरोसा नहीं होता। उसे ऐसा लगती है कि गू ने शायद दोबारा से हीटिंग पैड का यूज किया होगा, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और रात में आइमी और साउतो जिंची घर पर आती है और उससे बोलती है कि गू ने कॉल किया था कि वो सच में बीमार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और क्योंकि जिंची के अलावा गू को और कोई नहीं छू सकता, और जब जिंची देखती कि गू को तो सच में हाई फीवर है तो उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। और उसके बाद वो गू को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि उसे एक ट्रिप लगती है। और यहाँ पर जिंची को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रही होती है कि अगर उसने गू की बात पहले मान लिया होता तो उसकी हालत इतना बुरा नहीं होता। और यहाँ पर जिंग को तो गू की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और गू भी ये सारी चीज़ें देखकर सुन रही होती है और उसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। तो भी आइमी जिंग को बोलती है कि दूसरों के लिए जो खुद को मुश्किल में डालती है ऐसी इंसान बहुत ही कम होती है और वो सच में तुम्हें पसंद करती है। तो भी जिंग को साउतो की एक बात याद आती है कि साउतो ने उसे बोला था कि गू कुछ बचपन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो ऑर्फन था और उसके ग्रैंडफादर बचपन से कंपनी के ऊपर ध्यान देते थे, उसे कंप्लीट फैमिली को भी मिला तक नहीं है। और ये तो जिंग को जैसे याद आती है तो उसे गू के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तरस आने लगती है। और उसके बाद वो दोनों यहाँ से चली जाती है तो जिंग गू के पास जाती है और यहीं पर बैठ जाती है। और ये बातें तो गू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है और वो दोनों तो एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखने लगते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगती है कि जैसे कि जिंग गू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। आंटी घबराते हुए आकर अंकल को बताती है कि मुझे आज मोहल्ले की एक अंकल से पता चला कि गू के पीछे कुछ सूटेड बूटेड आदमी पड़े हुए हैं और गू की दादाजी गू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जिंग को तो उस दिन उन लोगों के साथ लड़ना पड़ा और वो अंकल इतना घबरा गए थे कि अपने कुत्ता छोड़कर जाकर जिंग की मदद करने वाले थे। और ये सुनकर तो आंटी घबरा जाती है कि पता नहीं है कि उनकी बेटी किस मुसीबत में पड़ गई और गू का पता नहीं उसकी दादी के साथ उसकी क्या कर चल रही है। लेकिन उनकी ये लड़ाई एक दिन खत्म हो जाएगा और इन सब में पीसना पड़ेगा तो उनकी बेटी को। तो आगे से अंकल बोलते कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कैसे एक हो सकते हैं। और जिंग को गू की फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो, और ऐसे भी गू तो कुछ भी करती नहीं है तो हमारी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। और ऐसे भी गू कितना अमीर फैमिली से है और उसके लिए उसकी फैमिली जरूर एक अमीर लड़कियों को ही ढूंढेगा। और उस टाइम पर मिस वे गू से मिलने के लिए आती है लेकिन गू सो रही होती है, इसलिए वो अकेले में जाकर जिंग से बात करती है। और वो यहाँ पर तो गू की हेल्थ के लेकर बात कर रही होती है लेकिन उसी बात में जिंग के लिए मैसेज होती है कि वो इस मैनेजमेंट में कभी भी फिट नहीं हो सकता, इसलिए वो तो यहाँ पर बीमार हो गया क्योंकि ना कि तुम्हारे घर में क्वालिटी हाइजीन है ना कि अच्छा फूड है, इसलिए तो वो यहाँ पर बीमार हो गया। और वो बार बार जिंग को ये रियलाइज कराना चाहता था कि तुम्हारे साथ वो रहकर ही बीमार हुआ है, इसलिए वो गो के लिए जिंग को कुछ फूड रिकमेंड करती है। असल में मिस वे यहाँ पर उसी मिशन को कंप्लीट कर रही होती है जो मिशन ग्रैंडफादर ने उसे दी थी। और वो जिंग को ये बात भी रियलाइज कराती है कि तुम दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हो। शायद गो को तुम्हारे ऊपर कुछ टाइम के लिए क्रश हुआ होगा लेकिन तुम दोनों का एक साथ रहना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और ये सारी बातें बोल कर वो तो यहाँ से चली जाती है। तो अभी मदर उसके पास आती है और उसे पूछती है कि मिस वे तुम्हें क्या कह रहा था। और वो वही बात है बिल्कुल जिंग को कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हारा साथ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर तो मदर जिंग को ये बातें इसलिए कह रही होती है ताकि बाद में जाकर जिंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जिंग तो रोने लगती है क्योंकि उसकी लव लाइफ शुरू होने से पहले ही उसकी लव लाइफ को ख़त्म किया जा रहा है। तो जिंग रोते हुए अपनी मॉम को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं गो के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा और कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाने वाली। और दूसरी तरह गो बिल्कुल ठीक हो गया होती है और उसके साथ वो तो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रही होती है कि जिंग उसे माफ़ कर दिया होगा और पहले से ज़्यादा स्वीट भी हो गया होगा। तो भी जिंग उसके लिए
दवाई लेकर आती है और उसे बोलती है कि हमारी घर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर बीमार हो गई। तो वो उसे समझाने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिंगजिंग उसे बोलती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिनसी स्नो में अकेला ही वॉक करता हुआ जा रही होती है और उसे गू के साथ जितने भी टाइम स्पेंड किया होती है उसे सारी टाइम याद आ रही होती है। और वो गू को हाँ कहती है और उनकी रिलेशनशिप शुरू होता उससे पहले ही उनकी रिलेशनशिप को ख़त्म किया जा रहा है। और अगले सुबह गू ने और एक कारनामा कर लिया होती है, उसने अपनी सारी अकाउंट नंबर के साथ उसकी पासवर्ड को भी जिनसी को भेज दिया होती है। और वो जिनसी को बोलती है कि अब तो हम दोनों एक ही लेवल में आ गए और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है, और तुम अब से ये मत कहो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो जिनसी उसे बोलती है कि तुम मेरी बात को कब समझोगी, क्या तुम इसी महल में रह सकते हो और क्या तुम मेरी तरह इस घर को चला सकते हो। और यहाँ पर गू को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए आइमी के पास जाती है। तो आगे से आइमी उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल डम हो और तुम्हारे साथ साउथ और एक और वो भी बिल्कुल डम हो गया है। अगर तुम किसी लड़की को अपनी अकाउंट नंबर या पैसा भेजोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम इसकी इंसल्ट कर रही हो। अगर तुम सच में जिनसी को अपना बनाना चाहते हो तो तुम इसकी महलों में खुद को ढाल लो, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए इसे तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। अगर तुम सच में जिनसी को प्यार करते हो तो तुम ये करके दिखाओ। और इसके बाद गू आकर जिनसी की महल में खड़ा हुआ होती है और वो चारी तरह से देख रही होती है और वो पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है कि वो इसी महलों में कभी भी खुद को ढाल नहीं पाएगा। फिर भी वो जिंगजिंग के लिए खुद को बदलने की कोशिश करेगा। और ऐसे भी वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अपनी किस्मत के साथ साथ जिंगजिंग और उसकी मोहल्ले की किस्मत को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके बाद वो साउतो को बोलकर आंटी की सैलून पर भेजती है और उन्हें बताती है कि हम आपकी सैलून की 50 VIP कार्ड खरीद रहे हैं जो कि हम हमारी बेस्ट एम्प्लॉय को गिफ्ट करेंगे। और ये सुनकर तो आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इनमें उनकी भी प्रॉफिट होने वाली थी। और उसके बाद वो उनकी मोहल्ले की जो डांसिंग स्कूल होती है उनमें सारे मेंबर को एयरबड गिफ्ट कर देती है ताकि मोहल्ले में ज़्यादा शोर ना हो और वो सही से प्रैक्टिस कर सके। और जो भी अंकल से मिलती है तो वो अंकल को थैंक्स बोलती है कि आपने अपने पास कितनी अच्छा लड़का रखा हुआ है। और उसी मोहल्ले में एक आंटी की जूस और टी की बिजनेस था जिसको वो ने ऑनलाइन शेयर कर दिया। पहले तो उनके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आती थी, लेकिन वो जब से उसे ऑनलाइन सेट किया है तब से उनके पास डिलीवरी मैन की लाइन लगी हुई है। और जैसे ही अंकल घर पर आती है तो उन्हें पता चलती है कि उनका क्लब को पहले एक भी मेंबर नहीं मिलता था, लेकिन गू ने उनकी क्लब का ऐसा प्रमोशन किया है कि उनके क्लब में समर वेकेशन में बच्चों आने की लाइन पड़ी हुई है। और आगे से गू बोलती है कि मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखूंगा। ये बोलकर गू तो खुद के ऊपर मुसीबत ला दिया, लेकिन वो अंकल की दिल जीत गया और वो दिन भर मार्शल आर्ट सीखती है और वो फ्री टाइम पर घर पर छोटी मोटी काम करती है जैसे कि बर्तन धोना या खाना बनाना। और वो पूरी तरह से लगा हुआ होती है, वो कैसे भी करके जिनसी को गलत साबित करना चाहता था। और वो मोहल्ले में इतना खुल मिल गया होती है कि जैसे कि वो बचपन से यहीं पर ही रह रही है। और अंकल आंटी ये सारी चीज़ें देख रही होती है और वो के ऊपर तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई होती है। और वो बोलती है कि अगर उनकी भी कोई लड़का होता तो वो बिल्कुल गू की तरह होता। तो आगे से अंकल बोलती है कि अभी भी हमारे पास मौका है कि हम दोबारा बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन आगे से आंटी मना कर देती है। और वो बोलती है कि अब तो हम जिंगजिंग की बच्चों के साथ खेलेंगे। और वो बोलते कि वो सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने प्रूव कर दिया है कि वो जिंगजिंग के लिए काबिल है, इसलिए हमें गू को जिंगजिंग से शादी करा लेना चाहिए। और ये सुनकर जिंगजिंग तो शर्मा जाती है। और उसके बाद जिंगजिंग जब गू के रूम पर जाती है तो देखती है कि गू वहाँ पर सो रही है और दिन भर इतना काम करती है कि उसका जो इंसोम्निया होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तभी गू जिंगजिंग की हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे दोबारा एक मौका दोगे। तो आगे से जिंगजिंग उससे बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद जिंगजिंग बाहर बैठा हुआ होती है और जो भी उसे देख रही होती है उन्हें बोल रही होती है कि गू सच में एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे अपने हाथ
उसे नहीं जाने देना चाहिए। तो अभी उनके पास मिस्टर ही आती है और उन्हें बोलती है कि कोकी ग्रैंडफादर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और वो जिंसी को लेकर कोकी ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।